नमस्कार दोस्तों, आपका इस वीडियो में स्वागत है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम लोग यूपी पीसीएस और आरआरएस से रिलेटेड टेस्ट सीरीज चालू कर रहे हैं और यह टेस्ट सीरीज जो पॉलिटी से रिलेटेड है। और इस टेस्ट सीरीज में आने वाले यूपी पीसीएस और आरआरएस एग्जाम के लिए अत्यंत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिए गए हैं। तो चलिए टाइम को बिना वेस्ट किए आगे बढ़ते हैं। और आप लोगों से एक विनम्र निवेदन है कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। और इस वीडियो के पीडीएफ के लिए टेलीग्राम या व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लें, जो कि लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, निम्नलिखित में से कौन भारत में राज्य के स्तर पर कार्यपालिका में सम्मिलित है? पहला है राज्यपालिका, दूसरा है मुख्यमंत्री एवं मंत्रिपरिषद, तीसरा है महाधिवक्ता और चौथा है विधानमंडल। भारत में राज्य के स्तर पर राज्यपाल, मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद एवं महाधिवक्ता जो मिलकर कार्यपालिका का निर्माण करते हैं। विधानमंडल जो राज्य का सर्वोच्च विधायी निकाय है, ना कि वो कार्यपालिका में शामिल है। विधानमंडल जो राज्य का सर्वोच्च विधायी निकाय है। इस प्रकार जो कथन 4 है वो गलत हो जाएगा, जबकि राज्यपाल, मुख्यमंत्री एवं मंत्रिपरिषद और महाधिवक्ता ये चारों मिलकर जो है वो कार्यपालिका का निर्माण करते हैं राज्य में, राज्य स्तर पर। तो इस प्रकार जो ऑप्शन 1, 2 और 3 जो है वो सही हो जाएगा। तो इसमें बी द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 153 के तहत प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल का प्रावधान किया गया है। और दूसरा कथन है, एक व्यक्ति को 2 से अधिक राज्यों के राज्यपाल के रूप में नियुक्त नहीं किया जा सकता। उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है? भारतीय संविधान के अनुच्छेद 153 के तहत प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल का प्रावधान किया गया है। एक व्यक्ति को 2 या 2 से अधिक राज्यों के राज्यपाल के रूप में नियुक्त किया जा सकता है। तो इस प्रकार जो कथन 1 है वो सही हो जाएगा, जबकि कथन 2 जो है वो गलत हो जाएगा। तो इसमें केवल एक सही है। तो इस प्रकार जो ऑप्शन ए है वो सही हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक व्यक्ति को 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए राज्यपाल नियुक्त किया जा सकता है। इसमें बोला गया नहीं, नियुक्ति नहीं किया जा सकता। तो इस प्रकार जो कथन 2 है वो गलत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी राज्यपाल पद के लिए पात्रता है? पहला कथन है, वह भारत का नागरिक हो। और दूसरा कथन है, कम से कम 30 वर्ष आयु पूरी कर चुका हो। और तीसरा कथन है, लाभ का पद धारण न करता हो। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 157 और 58 के तहत राज्यपाल पद के लिए पात्रता संबंधित आवश्यकताओं को निर्दिष्ट किया गया है। और इसके लिए पात्रता जो है वो भारत का नागरिक होना हो, वह भारत का नागरिक हो और वह कम से कम 35 वर्ष की आयु जो पूरा कर चुका है, ना कि 30 वर्ष की। तो इसका जो कथन 2 है वो गलत हो जाएगा, जबकि कथन 1 जो है वो सही है। ओके। और वह लाभ का पद धारण ना करता हो वह व्यक्ति, तो वह राज्यपाल के पद के लिए पात्रता में सही है। तो इस प्रकार जो कथन 3 है वो भी सही हो जाएगा। तो इसमें 1 और 3 जो है वो सही हो जाएगा। तो इस प्रकार जो ऑप्शन डी है इसमें वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, किसी राज्य का राज्यपाल कुछ विशिष्ट परिस्थितियों में अध्यादेश को प्रख्यापित कर सकता है। और दूसरा कथन है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 161 जो है राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान करता है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है? राज्यपाल को भारतीय संविधान के अनुच्छेद 161 के तहत जो समाधान और दंड विराम आदि की शक्ति प्राप्त है, ना कि राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान करता है अनुच्छेद 161। अनुच्छेद 161 जो है वो राज्यपाल को क्षमादान और दंड विराम आदि की शक्ति प्राप्त करता है उसके द्वारा। तो इसका जो कथन 2 है वो गलत हो जाएगा इसमें। ओके। और राज्यपाल जो कुछ विशिष्ट परिस्थितियों में अध्यादेश को प्रख्यापित कर सकता है, और वह अनुच्छेद 213 के तहत, अनुच्छेद 213 के तहत जो राज्यपाल कुछ विशिष्ट परिस्थितियों में अध्यादेश को प्रख्यापित कर सकता है। तो इस प्रकार जो कथन 1 है वो सही हो जाएगा। तो इसमें केवल एक सही है। तो इस प्रकार जो ऑप्शन डी है वो सही हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्यपाल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, वह राष्ट्रपति के प्रसादा प्रयत्न पद धारण करता है। और दूसरा कथन है, वह संबंधित राज्य के मुख्यमंत्री को संबोधित अपने हस्ताक्षर सहित लेख द्वारा अपने पद त्याग सकता है। और तीसरा कथन है, वह अपने पद की अवधि समाप्त हो जाने पर भी तब तक पद धारण करता है जब तक उसका उत्तराधिकारी जो अपना पद धारण ग्रहण नहीं कर लेता। उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है?
राज्यपाल की पद अवधि जो है वो अनुच्छेद 156 में इसका वर्णन किया गया है, राज्यपाल के पद अवधि की। ओके, अनुच्छेद 156 में, अनुच्छेद 156 में राज्यपाल के पद अवधि का वर्णन किया गया है। राज्यपाल जो राष्ट्रपति के पश्चात जो अपना पद धारण करता है, तो इसका जो कथन एक है वो सही हो जाएगा। राज्यपाल जो राष्ट्रपति को संबोधित अपने हस्ताक्षर सहित लेख द्वारा अपना पद त्याग सकेगा। इसका वर्णन जो है अनुच्छेद 156 में किया गया है, ना कि मुख्यमंत्री को। या जो है राज्यपाल जो है राष्ट्रपति को संबोधित करके अपना हस्ताक्षर लेख सहित अपना पद जो है त्याग कर सकेगा। तो इसका जो कथन दो है वो गलत हो जाएगा इसमें। ओके, और वह जो है अपने पद की अवधि समाप्त होने जाने पर भी तब तक पद धारण करता रहेगा जब तक कि उसका उत्तराधिकारी जो अपना पद ग्रहण नहीं कर लेता। तो इस प्रकार जो कथन 3 है वो भी सही हो जाएगा राज्यपाल के संदर्भ में। तो इस प्रकार जो ऑप्शन कथन 1 और 3 जो है वो सही हो जाएगा। तो इसमें जो ऑप्शन बी है वो सही हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी राज्य की मंत्रिपरिषद के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, मंत्री राज्यपाल के प्रसादाप्रत अपना पद धारण करते हैं। और दूसरा कथन है, मुख्यमंत्री सहित मंत्रियों की कुल संख्या उस राज्य की विधानसभा के सदस्यों की कुल संख्या के अधिकतम 10% निर्धारित है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है? मुख्यमंत्री की नियुक्ति जो राज्यपाल करेगा और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति जो राज्यपाल मुख्यमंत्री की सलाह पर करेगा, तथा मंत्री जो है राज्यपाल के प्रसादाप्रत पद धारण करेंगे। तो इसका जो कथन 1 है वो सही हो जाएगा। और इसका उपबंध जो है वो अनुच्छेद 164 में किया गया है। अनुच्छेद 164 में इसका उपबंध किया गया है, मंत्रियों के बारे में उपबंध। ओके, मुख्यमंत्री सहित मंत्रियों की कुल संख्या जो उस राज्य की विधानसभा के सदस्यों की कुल संख्या से 15% से अधिक नहीं होना चाहिए, किंतु किसी राज्य के मुख्यमंत्री सहित मंत्रियों की संख्या 12 से कम नहीं होगी। मुख्यमंत्री सहित मंत्रियों की कुल संख्या जो राज्य के विधानसभा के सदस्यों की कुल संख्या से 15% से अधिक नहीं होनी चाहिए, और 12 न्यूनतम संख्या जो 12 से कम नहीं होनी चाहिए। तो इस प्रकार जो कथन 1, 2 है वो गलत हो जाएगा। तो इसमें केवल एक सही है। तो इस प्रकार जो ऑप्शन ए है वो सही हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, किसी राज्य का राज्यपाल अपने पद पर रहते हुए अपने द्वारा किए गए कार्यों के लिए किसी भी न्यायिक अभियोग के लिए उत्तरदायी नहीं है। और दूसरा कथन है, राज्यपाल के व्यक्तिगत कार्यों के लिए उसके पद धारण के दौरान उनके विरुद्ध सिविल मुकदमा नहीं चलाया जा सकता। उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है? भारतीय संविधान के अनुच्छेद 361 के अंतर्गत राष्ट्रपति और राज्यपाल को अनेक विशेषाधिकार प्रदान किए गए हैं, और राज्यपाल जो है अपने पद पर रहते हुए अपने द्वारा किए गए कार्यों के लिए किसी भी न्यायिक अभियोग के लिए उत्तरदायी नहीं होगा। तो इस प्रकार जो कथन एक है वो सही हो जाएगा इसमें। ओके, और राज्यपाल के व्यक्तिगत कार्यों के लिए उसके पद धारण के दौरान उसके विरुद्ध केवल सिविल मुकदमा चलाया जा सकता है, आपराधिक मुकदमा जो है नहीं चलाया जा सकता। तो इस प्रकार जो कथन 2 है वो गलत हो जाएगा। इसमें बोला गया है कि उसके विरुद्ध जो है सिविल मुकदमा नहीं चलाया जा सकता, बल्कि राज्यपाल के व्यक्तिगत कार्यों के लिए उनके पद धारण के दौरान उनके विरुद्ध जो सिविल मुकदमा केवल चलाया जा सकता है, आपराधिक मुकदमा जो है नहीं चलाया जा सकता। तो इसका जो कथन 1 है वो सही हो जाएगा, जबकि कथन 2 जो है वो गलत है। तो इसका जो ऑप्शन डी है वो सही हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? पहला कथन है, किसी राज्य का राज्यपाल राष्ट्रपति के ही समान कार्यकारी, विधायी, वृत्ति तथा न्यायिक शक्तियों से संपन्न होता है। और दूसरा कथन है, राज्यपाल के पास राष्ट्रपति की तरह कूटनीति, सैन्य और आपातकालीन शक्तियां नहीं होती हैं। नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। राज्यपाल जो है राष्ट्रपति की ही समान कार्यकारी, विधायी, वृत्ति और न्यायिक शक्तियों से जो संपन्न होता है, परंतु उसके पास राष्ट्रपति की तरह कूटनीतिक, सैन्य या आपातकालीन शक्तियां जो नहीं होती हैं। तो इस प्रकार जो कथन 1 है वो भी सही हो जाएगा, और कथन 2 जो है वो भी सही हो जाएगा। तो इसमें दोनों कथन जो सही है राज्यपाल के संदर्भ में। तो इस प्रकार जो ऑप्शन ए है वो सही हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यपाल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, वह उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति के विषय में राष्ट्रपति को परामर्श देता है। और दूसरा कथन है, वह राज्य में संवैधानिक तंत्र के विफल हो जाने पर अनुच्छेद 356 के अंतर्गत राष्ट्रपति शासन की अनुशंसा करता है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है?
राज्यपाल जो है वो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति के विषय में राष्ट्रपति को परामर्श देता है। तो इसका जो कथन एक है वो सही हो जाएगा इसमें। और उसको राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति एवं निलंबित करने का अधिकार भी प्राप्त है। राज्यपाल को जो है वो लोक सेवा आयोग और उसके सदस्यों की नियुक्ति और निलंबित करने का भी अधिकार है। राज्य में संवैधानिक तंत्र विफल हो जाने पर राज्यपाल जो संविधान के अनुच्छेद 356 के अंतर्गत राष्ट्रपति शासन की अनुशंसा करता है। तो इस प्रकार जो कथन 2 है वो भी सही हो जाएगा। तो इसमें दोनों कथन जो है राज्यपाल के संदर्भ में, राज्यपाल के प्रमुख कार्यकारी शक्तियों के संदर्भ में सही है। तो इस प्रकार जो ऑप्शन डी है वो सही हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, राज्यपाल की अध्यादेश जारी करने की शक्ति एक महत्वपूर्ण कार्यकारी शक्ति है। और दूसरा कथन है, वह विधेयक जो राष्ट्रपति के लिए आरक्षित रखने योग्य हो के संदर्भ में राज्यपाल राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति के बिना अध्यादेश जारी नहीं कर सकता। उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है? राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति जो एक महत्वपूर्ण विधायी शक्ति है, जो उस समय प्रयोग की जाती है जब राज्य का विधानमंडल जो सत्र में ना होता है। तो इस प्रकार जो कथन एक है वो गलत हो जाएगा इसमें। ओके, राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति जो एक विधायी शक्ति है, ना कि कार्यकारी शक्ति है। तो इस प्रकार जो कथन एक है वो गलत हो जाएगा। कुछ विशेष परिस्थितियों में राज्यपाल तब तक अध्यादेश जारी नहीं कर सकता जब तक कि राष्ट्रपति ने उसे इस संबंध में अनुमति ना दी हो, और वे है ऐसे विधेयक जिनमें पारित होने के लिए राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति आवश्यक है, और वह विधेयक जो राष्ट्रपति के लिए आरक्षित रखने योग्य है। इन दोनों विषयों पर जो राष्ट्रपति राज्यपाल जो अध्यादेश जारी नहीं कर सकता है। तो इस प्रकार जो कथन 2 है वो भी सही है, वो सही हो जाएगा इसमें। ओके, तो इसमें केवल 2 सही है, तो इसका जो ऑप्शन सी है वो सही हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 202 राज्य के वार्षिक वृत्ति विवरण से संबंधित है, संबद्ध है। और दूसरा कथन है, राज्यपाल की पूर्व सहमति के बिना धन विधेयक को राज्य विधानसभा में प्रस्तुत नहीं किया जा सकता था। और तीसरा कथन है, राज्यपाल नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट राज्य विधानमंडल के पटल पर रखवाता है। और चौथा कथन है, किसी अप्रत्याशित व्यय के वाहन के लिए राज्यपाल राज्य की आकस्मिक निधि से अग्रिम धनराशि ले सकता है। उपयुक्त कथनों में से कितने कथन जो सही है? राज्यपाल जो प्रत्येक वित्तीय वर्ष के प्रारंभ में वित्त मंत्रालय द्वारा वार्षिक आय और व्यय का अनुमानित वित्तीय विवरण विधानमंडल के समक्ष रखवाता है, और वो यह जो अनुच्छेद 202 के अंतर्गत आता है। संविधान का अनुच्छेद 202 जो है राज्य के वित्तीय विवरण से संबंधित है। तो इसका जो कथन एक है वो सही हो जाएगा इसमें। ओके, और राज्यपाल के पूर्व सहमति के बिना धन विधेयक को राज्य विधानसभा में प्रस्तुत नहीं किया जा सकता था। तो इसका जो कथन 2 है वो भी सही हो जाएगा इसमें। राज्यपाल जो नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट जो है वो राज्य विधानसभा के पटल पर रखवाता है। इसका जो कथन 3 है वो भी सही हो जाएगा। किसी अप्रत्याशित व्यय के वाहन के लिए राज्यपाल राज्य की आकस्मिक निधि से अग्रिम धनराशि ले सकता है। तो इसका जो कथन 4 है वो भी सही हो जाएगा। तो इसमें चारों कथन जो सही है, तो इसका जो ऑप्शन डी है वो सही हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे 2 वक्तव्य दिए गए हैं, एक को कथन है और दूसरे को कारण आर कहा गया है। कथन है, भारतीय संविधान के अनुसार राज्यपाल की क्षमादान शक्ति जो है राष्ट्रपति की तुलना में सीमित है। और कारण आर में कहा जा रहा है कि राज्यपाल जो है मृत्यु दंड को आजीवन कारावास में बदल सकता है, किंतु राष्ट्रपति की तरह क्षमादान नहीं कर सकता। भारतीय संविधान के अनुसार राज्यपाल की क्षमादान शक्ति जो राष्ट्रपति की तुलना में सीमित है। तो इसका जो कारण है वो सही हो जाएगा इसमें। ओके, सॉरी, कथन जो है वो सही हो जाएगा इसमें, क्योंकि राज्यपाल जो मृत्यु दंड को आजीवन कारावास में बदल सकता है, किंतु राष्ट्रपति की तरह जो है क्षमादान नहीं कर सकता। तो इसका जो कारण है वो सही हो जाएगा इसमें। ओके, तो इस प्रकार कथन और कारण जो है दोनों सही है, और कारण जो है कथन का सही व्याख्या भी कर रहा है। तो इस प्रकार जो ऑप्शन सी है जो वो सही हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस परिस्थिति में राज्यपाल किसी विधेयक को राष्ट्रपति के विचार हेतु सुरक्षित रख सकता है? पहला कथन है, यदि विधेयक जो संविधान के उपबंध के विरुद्ध हो। और दूसरा कथन है, यदि विधेयक राज्य की नीति के निर्देशक तत्व के विरुद्ध हो। और तीसरा कथन है, वित्त आपात के समय राज्य विधानमंडल द्वारा पारित धन विधेयक। और चौथा कथन है, यदि विधेयक जो है उच्च न्यायालय की स्थिति को प्रभावित करता हो। किसी राज्य विधेयक को राष्ट्रपति के विचार हेतु सुरक्षित रखने की परिस्थितियां जो है वो है, यदि विधेयक संविधान के उपबंध के विरुद्ध हो।
तो वो राज्यपाल किसी विधेयक को राष्ट्रपति के विचार हेतु सुरक्षित रख सकता है। तो इसका जो कथन एक है वो सही हो जाएगा इसमें। यदि राज्य का नीति निर्देशक तत्व को विरुद्ध हो तो वो भी राष्ट्रपति के विचार हेतु सुरक्षित रखा जा सकता है वो विधेयक। इसका जो कथन 2 है वो भी सही हो जाएगा। और वित्तीय आपात के समय राज्य विधानमंडल द्वारा पारित धन विधेयक के संदर्भ में भी रखा जा सकता है सुरक्षित, राष्ट्रपति के विचार हेतु सुरक्षित। इसका जो कथन 3 है वो भी सही हो जाएगा इसमें। ओके। और यदि विधेयक जो उच्च न्यायालय की स्थिति को प्रभावित करता हो तो भी राष्ट्रपति के विचार हेतु सुरक्षित रखा जा सकता है उस विधेयक को। तो इसका जो कथन 4 है वो भी सही हो जाएगा। तो इसमें चारों कथन जो है वो राष्ट्रपति के विचार हेतु सुरक्षित रखने वाले विधेयक के संदर्भ में सही है। तो इसका जो ऑप्शन ए है वो सही हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस संदर्भ में किसी राज्य का राज्यपाल स्वयं के विवेक से निर्णय ले सकता है? पहला कथन है विधानमंडल द्वारा पारित किसी विधेयक को राष्ट्रपति के विचार हेतु आरक्षित रखना। और दूसरा कथन है किसी मंत्री द्वारा लिए गए निर्णय को मंत्रिपरिषद के समक्ष विचार हेतु रखने को कहना। और तीसरा कथन है मुख्यमंत्री सहित किसी मंत्री के विरुद्ध भ्रष्टाचार आदि के आरोप के आधार पर मुकदमा दायर करने का आदेश देना। राज्यपाल की विवेकाधीन शक्तियां को 2 वर्गों में बांटा जा सकता है। पहला है संविधान में प्रत्यक्ष उपबंध शक्ति और दूसरा है अप्रत्यक्ष उपबंध शक्ति। संविधान के अनुच्छेद 200 के अंतर्गत राज्य विधानमंडल द्वारा पारित किसी विधेयक को राष्ट्रपति के विचार हेतु आरक्षित रखना, ये जो है राज्यपाल के स्वयं विवेकाधीन शक्तियां हैं। ओके। तो इसका जो कथन एक है वो सही हो जाएगा। विधानमंडल द्वारा पारित किसी विधेयक को राष्ट्रपति के विचार हेतु आरक्षित रखना जो है वो अनुच्छेद 200 के अनुसार अंतर्गत वो राज्यपाल जो स्वयं के विवेक से निर्णय ले सकता है। और किसी मंत्री द्वारा किए गए निर्णय को मंत्रिपरिषद के समक्ष विचार हेतु रखना भी राज्यपाल के विवेकाधीन शक्तियां हैं। तो इसका जो कथन 2 है वो भी सही हो जाएगा। और वह मुख्यमंत्री सहित किसी मंत्री के विरुद्ध भ्रष्टाचार आदि के आरोप के आधार पर मुकदमा दायर करने का आदेश दे सकता है, या जो अप्रत्यक्ष विवेकाधीन शक्तियों के अंतर्गत आता है। तो इसका जो कथन 2 है, कथन 3 है वो भी सही हो जाएगा इसमें। तो इसमें तीनों कथन जो सही है राज्यपाल के स्वयं विवेकाधीन शक्तियों के संबंध में। तो इसका जो ऑप्शन ही है वो सही हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूंजी आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है इसने राज्य विधानमंडल द्वारा राज्यपाल पर महाभियोग चलाने के प्रावधान का समर्थन किया। और दूसरा कथन है इसने सुझाव दिया था कि राज्यपाल का चुनाव जो राज्य विधानमंडल द्वारा किया जाना चाहिए। उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है? पूंजी आयोग जो केंद्र राज्य संबंधों पर वर्ष 2007 में गठित न्यायमूर्ति मदन मोहन पूंजी समिति ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, उपराष्ट्रपति, लोकसभा के अध्यक्ष और संबंधित मुख्यमंत्रियों की एक समिति द्वारा राज्यपाल का चयन किया जाना चाहिए, न कि राज्य विधानमंडल द्वारा चुना जाना चाहिए। तो इसका जो कथन 2 है वो गलत हो जाएगा इसमें। ओके। और इसने राज्य विधानमंडल द्वारा राज्यपाल पर महाभियोग चलाने के प्रावधान का समर्थन किया था। तो इसका जो कथन 1 है वो सही हो जाएगा इसमें पूंजी आयोग के संदर्भ में। तो इसमें केवल एक सही है, तो इसका जो ऑप्शन डी है वो सही हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है एक व्यक्ति जो राज्य विधानमंडल का सदस्य नहीं है उसे 6 माह के लिए मुख्यमंत्री के रूप में नियुक्त किया जा सकता है। और दूसरा कथन है विधान परिषद के सदस्य को मुख्यमंत्री नहीं बनाया जा सकता है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है? एक व्यक्ति जो राज्य विधानसभा का सदस्य नहीं है, राज्य विधानमंडल का सदस्य नहीं है, उसे 6 माह के लिए जो मुख्यमंत्री के रूप में नियुक्त किया जा सकता है, लेकिन उसे उस समय सीमा के भीतर उसे राज्य विधानसभा की सदस्यता या राज्य विधानमंडल की सदस्यता जो ग्रहण कर लेनी होगी। ओके। ऐसा न करने पर उसे मुख्यमंत्री पद का त्याग करना होता है। संविधान के अनुसार मुख्यमंत्री जो राज्य विधानमंडल के दोनों सदनों में से किसी एक का सदस्य हो सकता है। तो इसका जो कथन 1 है वो सही हो जाएगा इसमें। कथन 2 जो है वो भी सही हो जाएगा इसमें। ओके। राज्य विधान परिषद के सदस्य को मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है। तो इसका जो कथन 2 है वो भी सही हो जाएगा। तो इसमें दोनों कथन जो है वो सही है। तो इसका जो ऑप्शन ए है वो सही हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुख्यमंत्री के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है वह राज्यपाल के प्रसादा प्रयत्न पद धारण करता है। दूसरा कथन है मुख्यमंत्री की सेवानिवृत्ति की आयु सीमा 75 वर्ष है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है? मुख्यमंत्री का कार्यकाल जो निश्चित नहीं होता है और वह जो राज्यपाल के प्रसादा प्रयत्न पद धारण करता है।
तो इस प्रकार जो कथन एक है वो सही हो जाएगा इसमें। ओके। और राज्यपाल द्वारा तब तक बर्खास्त नहीं किया जा सकता जब तक कि विधानसभा में बहुमत प्राप्त है। उसको जो है विधानसभा में बहुमत प्राप्त है तब तक राज्यपाल जो है मुख्यमंत्री को बर्खास्त नहीं कर सकता है। यदि मुख्यमंत्री जो है विधानसभा में विश्वास मत को खो देता है तो उसे त्यागपत्र देना चाहिए, अन्यथा राज्यपाल उसे बर्खास्त कर सकता है। ओके। और मुख्यमंत्री बनने की न्यूनतम आयु जो 25 वर्ष है और इसकी कोई सेवानिवृत्त आयु सीमा नहीं है। तो इस प्रकार जो कथन 2 है वो गलत हो जाएगा। तो इसमें केवल एक सही है, तो इस प्रकार जो ऑप्शन सी है वो सही हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, राज्यपाल केवल उन्हीं व्यक्तियों को मंत्री के रूप में नियुक्त करता है जिसकी सिफारिश जो मुख्यमंत्री द्वारा की जाती है। और दूसरा कथन है, मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देकर मंत्रिपरिषद का विघटन कर सकता है। राज्यपाल केवल उन्हीं व्यक्ति को मंत्री के रूप में नियुक्त कर सकता है जिनकी सिफारिश जो मुख्यमंत्री द्वारा की जाती है। तो इस प्रकार जो कथन एक है वो सही हो जाएगा इसमें। ओके। वह मंत्रियों के बीच विभागों का आवंटन और फेरबदल कर सकता है। मंत्री जो है मुख्यमंत्री जो है वो मंत्रियों के बीच विभागों का आवंटन और फेरबदल कर सकता है। वह पद से इस्तीफा देकर मंत्री परिषद का विघटन कर सकता है क्योंकि मुख्यमंत्री जो है मंत्रिपरिषद का प्रमुख होता है। तो इस प्रकार जो कथन 2 है वो भी सही हो जाएगा। तो इसमें दोनों कथन जो है मुख्यमंत्री के संदर्भ में सही है, तो इस प्रकार जो ऑप्शन डी है वो सही हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुख्यमंत्री के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, वह राज्य योजना बोर्ड का अध्यक्ष होता है। और दूसरा कथन है, वह संबंधित क्षेत्रीय परिषद के क्रमवार अध्यक्ष के रूप में कार्य करता है। और तीसरा कथन है, वह अंतर राज्य परिषद और नीति आयोग का सदस्य होता है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है? मुख्यमंत्री जो है वो योजना बोर्ड का अध्यक्ष होता है, तो इस प्रकार जो कथन एक है वो सही हो जाएगा। और वह जो है संबंधित क्षेत्रीय परिषद के क्रमवार उपाध्यक्ष के रूप में कार्य करता है, न कि अध्यक्ष के रूप में। तो इस प्रकार जो कथन 2 है वो गलत हो जाएगा इसमें। ओके। और वह जो है अंतर्राज्यीय परिषद और नीति आयोग का सदस्य होता है और इन दोनों परिषदों का की अध्यक्षता जो प्रधानमंत्री द्वारा की जाती है। तो इस प्रकार जो कथन 3 है वो सही हो जाएगा इसमें। तो इसमें 1 और 3 जो सही है, तो इस प्रकार जो ऑप्शन डी है वो सही हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि किसी राज्य में द्विसदनीय विधानमंडल है तो राज्य की मंत्रिपरिषद का एक मंत्री किसी भी सदन की कार्यवाही में भाग ले सकता है। और दूसरा कथन है, किसी भी सदन में मतदान कर सकता है। यदि किसी राज्य में द्विसदनीय विधानमंडल है तो राज्य की मंत्रिपरिषद का एक मंत्री जो है किसी भी सदन की कार्यवाही में भाग ले सकता है, किंतु मतदान जो है केवल उसी सदन में कर सकता है जिसका वह सदस्य है। तो इस प्रकार जो कथन 2 है वो गलत हो जाएगा, जबकि कथन 1 जो है वो सही है। तो इसमें केवल एक सही है, तो इस प्रकार जो ऑप्शन ए है वो सही हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे 2 वक्तव्य दिए गए हैं, एक को कथन ए और दूसरे को कारणार कहा गया है। कथन ए, किसी राज्य की मंत्रिपरिषद का सामूहिक उत्तरदायित्व जो है संबंधित राज्य का विधानसभा के प्रति होता है। और कारणार में कहा जा रहा है कि किसी राज्य की मंत्रिपरिषद का व्यक्तिगत उत्तरदायित्व जो है संबंधित राज्य के राज्यपाल के प्रति होता है। नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। अनुच्छेद 64(2) के अनुसार जो मंत्रिपरिषद अपने सभी कार्यों के लिए सामूहिक रूप से विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होगी, अर्थात मंत्रिपरिषद तभी अपने पद पर बनी रह सकती है जब तक उसे विधानसभा का विश्वास प्राप्त हो। यदि विधानसभा अविश्वास प्रस्ताव पारित कर दे तो मंत्रिपरिषद को त्यागपत्र देना पड़ेगा। यानी किसी राज्य की मंत्रिपरिषद का सामूहिक उत्तरदायित्व जो है वो संबंधित राज्य की विधानसभा के प्रति होती है। तो इसका जो कथन है वो सही हो जाएगा इसमें। ओके। और अनुच्छेद 64(1) में व्यक्तिगत उत्तरदायित्व के सिद्धांत को दर्शाया गया है। इसके अनुसार मंत्री राज्यपाल के प्रसादापर्यंत पद धारण करता है, अर्थात राज्यपाल जो है वो उस समय भी किसी मंत्री को पद से बर्खास्त कर सकता है जब मंत्रिपरिषद को विधानसभा का विश्वास प्राप्त है, किंतु यह कार्य जो है राज्यपाल मुख्यमंत्री के परामर्श से करता है। मुख्यमंत्री जो है स्वयं भी किसी मंत्री से त्याग पत्र मांग सकता है। तो इस प्रकार किसी राज्य की मंत्रिपरिषद का व्यक्तिगत उत्तरदायित्व जो संबंधित राज्य के राज्यपाल के पास के प्रति होता है। तो इसका जो कारण है वो भी सही हो जाएगा। तो इसमें कथन और कारण जो दोनों सही है, किंतु कारण जो कथन का सही व्याख्या नहीं कर रहा है। तो इस प्रकार तो इसमें ए द राइट आंसर हो जाएगा। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 91वें संविधान संशोधन 2003 के अनुसार राज्य में मंत्रिपरिषद के सदस्यों की न्यूनतम निर्धारित संख्या कितनी है? पहला कथन है, मुख्यमंत्री सहित विधानसभा की कुल सदस्य संख्या का 10%,
दूसरा ऑप्शन बी है मुख्यमंत्री सहित विधानसभा की कुल सदस्य संख्या का 15%। ऑप्शन सी है 10 और ऑप्शन डी है 12। मूल संविधान में मंत्रिपरिषद के आकार का उल्लेख नहीं किया गया था, लेकिन 91वें संविधान संशोधन अधिनियम 2003 के अनुसार जो मुख्यमंत्री सहित मंत्रिपरिषद का आकार जो है वो विधानसभा की कुल सदस्य संख्या का 15% से अधिक नहीं हो सकता। और साथ ही मंत्रिपरिषद जो है वो न्यूनतम 12 सदस्य हो सकते हैं, होने चाहिए। न्यूनतम जो है 12 सदस्य जो है वो मंत्रिपरिषद में होने चाहिए, मंत्रिपरिषद में। तो इस प्रकार जो कथन बी है, ऑप्शन बी है, वो सही हो जाएगा। इसमें पूछा गया न्यूनतम निर्धारित संख्या कितनी है। न्यूनतम निर्धारित संख्या जो है वो 12 है, 12 है। तो इसमें डी द राइट आंसर हो जाएगा। ओके, न्यूनतम निर्धारित। और मैक्सिमम जो 15% से मुख्यमंत्री सहित विधानसभा की कुल सदस्य संख्या का 15% से नहीं होगा। ओके, मंत्रिपरिषद में मैक्सिमम। और न्यूनतम जो 12 है, तो इसमें डी द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य की मंत्रिपरिषद के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है मंत्रिपरिषद ही राज्य की वास्तविक कार्यपालिका शक्ति का प्रयोग करती है। और दूसरा कथन है राज्यपाल जो है शासन के उच्च पदों पर नियुक्त मंत्रिपरिषद की सिफारिश पर ही करता है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है। मंत्रिपरिषद के कार्य एवं शक्तियां जो है राज्य में समस्त शासन का संचालन मंत्रिपरिषद ही करती है। मंत्रिपरिषद के कार्य एवं शक्तियां जो वो निम्न है। मंत्रिपरिषद ही राज्य की वास्तविक कार्यपालिका शक्ति का प्रयोग करती है। तो इस प्रकार जो कथन एक है वो सही हो जाएगा इसमें। ओके, और राज्यपाल जो शासन उच्च पदों पर नियुक्त मंत्रिपरिषद की सिफारिश पर ही करता है। तो इस प्रकार जो कथन दो है वो भी सही हो जाएगा। तो इसमें दोनों कथन जो है राज्य की मंत्रिपरिषद के संदर्भ में जो है सही है। तो इस प्रकार जो ऑप्शन बी है, सॉरी ऑप्शन डी जो है वो सही हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाधिवक्ता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है वह राज्य का सर्वोच्च कानून अधिकारी होता है। और दूसरा कथन है वह भारत के राष्ट्रपति के प्रसाद पद धारण करता है। और तीसरा कथन है वह उच्च न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त होने की अर्हता धारण करता है। और चौथा कथन है उसके वेतन एवं भत्ते का निर्धारण जो संबंधित राज्य के विधानमंडल द्वारा किया जाता है। उपयुक्त कथनों में से कितने कथन जो सही है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 165 में जो है राज्य के महाधिवक्ता की व्यवस्था की गई है। और वह जो है राज्य का सर्वोच्च कानूनी अधिकारी होता है। महाधिवक्ता जो है राज्य का सर्वोच्च कानूनी अधिकारी होता है। तो इसका जो कथन एक है वो सही हो जाएगा। और महाधिवक्ता का उल्लेख जो है वो अनुच्छेद 165 में है। ओके, और महाधिवक्ता जो है राज्यपाल के प्रसादाप्रद जो अपना पद धारण करता है, ना कि राष्ट्रपति के प्रसादाप्रद पर। तो इसका जो कथन दो है वो गलत हो जाएगा। ओके, और महाधिवक्ता जो उच्च न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त होने की अर्हता धारण करता है। तो इसका जो कथन 3 है वो सही हो जाएगा इसमें। उसके वेतन एवं भत्ते, महाधिवक्ता के वेतन और भत्ते का निर्धारण जो संबंधित राज्य के विधानमंडल द्वारा नहीं किया जाता। तो इसका जो कथन 4 है वो भी गलत हो जाएगा। तो इसमें पूछा गया है कितने कथन जो सही है। तो इसमें एक और दो कथन जो है वो सही है। तो इसका जो ऑप्शन बी है वो सही हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। भारतीय संविधान भाग और विषय। पहला है भाग 5। भाग 5 जो है वो इसका संबंध संघ से है। भाग 5 का संबंध जो है संघ से है। और इसका उल्लेख जो है अनुच्छेद 52 से 151 तक में वर्णित है। ओके, भाग 6 का संबंध जो राज्य से है। और इसका वर्णन जो अनुच्छेद 152 से 237 में इसका उल्लेख किया गया है। ओके, राज्य का उल्लेख। इस प्रकार जो कथन 2 है वो भी सही हो जाएगा और कथन 1 जो है वो भी सही है। ओके, और भाग 7 का संबंध, भाग 7 जो है वो निरस्त हो गया है। 7वें संविधान संशोधन 1956 के द्वारा जो भाग 7 को निरस्त कर दिया गया है। केंद्र शासित प्रदेश का उल्लेख जो है भाग 8 में है। ओके, भाग 8 में है अनुच्छेद 239 से 242 में। तो इस प्रकार जो कथन 3 है वो गलत हो जाएगा। तो इसमें 1 और 2 जो है वो सही है। तो इस प्रकार जो ऑप्शन बी है वो सही हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है भारतीय संविधान का अनुच्छेद 168 जो है राज्य विधायिका से संबंधित है। और दूसरा कथन है वर्तमान में भारत के 8 राज्यों में द्विसदनीय विधानमंडल है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद जो है 168 जो है राज्य के विधानमंडल का गठन करने का प्रावधान करता है। ओके, तो इस प्रकार जो कथन 1 है वो सही हो जाएगा इसमें। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 168 जो है राज्य विधायिका से संबंधित है। तो इसमें कथन 1 जो है वो सही हो जाएगा।
ओके। और वर्तमान में भारत के 6 राज्यों में द्विसदनीय विधानमंडल है और वे हैं आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटक और उत्तर प्रदेश। इन राज्यों में द्विसदनीय विधानमंडल है, न कि 8 राज्यों में। तो इसका जो कथन 2 है वो गलत हो जाएगा। तो इसमें पूछा गया है कौन सा कितने कथन जो कौन सा सही है, तो इसका जो ऑप्शन ए है वो सही हो जाएगा। तो सॉरी, जो ऑप्शन डी है वो सही हो जाएगा, केवल एक जो है सही है, तो इसमें डी द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में द्विसदनीय विधायिका है? पहला कथन है बिहार, दूसरा है आंध्र प्रदेश, तीसरा है महाराष्ट्र और चौथा है कर्नाटक। वर्तमान में द्विसदनीय विधायिका वाले राज्य जो हैं, भारतीय राज्य जो हैं, बिहार, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना और उत्तर प्रदेश है। इन 6 राज्यों में जो द्विसदनीय विधायिका है। तो इसका जो इसमें चारों कथन जो है, ये चारों राज्यों में जो है वो द्विसदनीय विधायिका है। तो इसमें जो ऑप्शन बी है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विधानसभा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है इस सदन के सदस्यों का चुनाव जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से किया जाता है। और दूसरा कथन है इसमें सदस्यों की अधिकतम एवं न्यूनतम निर्धारित संख्या 400 तथा 40 है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है? राज्य विधानमंडल के निचले सदन को विधानसभा कहा जाता है, जबकि विधान परिषद जो और उच्च सदन को कहा जाता है। राज्य विधानमंडल के उच्च सदन को विधान परिषद और निम्न सदन को, निचले सदन को विधानसभा कहा जाता है। और इस सदन के सदस्यों का चुनाव जो जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से किया जाता है। तो इसका जो कथन एक है वो सही हो जाएगा। विधानसभा के सदस्यों का चुनाव जो है वो जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से किया जाता है। तो इसमें कथन एक जो है वो सही हो जाएगा। और विधानसभा के सदस्यों की अधिकतम और न्यूनतम निर्धारित संख्या जो है वो 500 और 60 है। ओके। तो इसका जो कथन 2 है वो गलत हो जाएगा। इसमें अधिकतम संख्या जो 500 हो सकते हैं और न्यूनतम संख्या जो 60 है। तो इसका जो कथन 2 है वो गलत हो जाएगा। तो इसमें केवल एक सही है, विधानसभा के संदर्भ में सही है। तो इसका जो ऑप्शन है वो सही हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विधानसभा के संदर्भ में संबंधित राज्य के राज्यपाल को अधिकार है कि वह सदन का सत्रावसान कर सकेगा। और दूसरा कथन है सदन विघटन कर सकेगा। राज्यपाल जो है समय समय पर सदन का या किसी सदन का सत्रावसान जो करेगा और विधानसभा का विघटन भी कर सकेगा। तो इसका जो कथन एक है वो भी सही हो जाएगा और कथन 2 जो है वो भी सही हो जाएगा। तो इसमें दोनों कथन जो है सही है। तो इसका जो ऑप्शन सी है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 199 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा धन विधेयक है? पहला कथन है किसी कर के अधिरोपण, उत्साधन, परिहार, परिवर्तन और विनियमन से संबंधित विधेयक। और दूसरा कथन है राज्य की संचित निधि या आकस्मिकता निधि से धन जमा करना या उससे धन निकालना। और तीसरा कथन है किसी व्यय को राज्य की संचित निधि पर भारित व्यय घोषित करना। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 199 जो है धन विधेयक को परिभाषित करता है और इसमें कहा जा रहा है कि किसी कर का अधिरोपण, उत्साधन, परिहार, परिवर्तन या विनियमन जो है वो विनियमन से संबंधित है धन विधेयक। तो इसका जो कथन एक है वो सही हो जाएगा इसमें। ओके। और राज्य की संचित निधि या आकस्मिक निधि से धन जमा करना या धन निकालना जो है वो धन विधेयक है। तो इसका जो कथन 2 है वो भी सही हो जाएगा इसमें। ओके। और किसी व्यय को राज्य की संचित निधि पर भारित व्यय घोषित करना जो धन विधेयक कहलाता है। तो इसका जो कथन 3 है वो भी सही हो जाएगा। तो इसमें तीनों कथन जो अनुच्छेद 199 के अनुसार धन विधेयक है। तो इसका जो ऑप्शन बी है वो सही हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है संविधान के अनुसार किसी राज्य की विधानसभा का सदस्य बनने हेतु निर्धारित न्यूनतम आयु सीमा 30 वर्ष है। और दूसरा कथन है विधानसभा का सदस्य बनने हेतु जन्म से भारत का नागरिक होना अनिवार्य है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है? विधानसभा के सदस्य की योग्यता जो हो संविधान के अनुच्छेद 173 के अंतर्गत विधानसभा के सदस्य के लिए निम्नलिखित योग्यता निर्धारित की गई है। विधानसभा के सदस्य की योग्यता जो अनुच्छेद 173 में निर्धारित की गई है और वे है वह भारत का नागरिक हो। जन्म जरूरी नहीं है कि वह जन्म से भारत का नागरिक हो। तो इसका जो कथन एक है सॉरी कथन 2 जो है वो गलत हो जाएगा इसमें। ओके। और वह जो 25 वर्ष की आयु जो पूरी कर चुका हो, ना कि न्यूनतम आयु 30 वर्ष हो। तो इसका जो कथन एक है वो भी गलत हो जाएगा। तो इसमें कोई भी कथन जो है वो विधानसभा के सदस्य की योग्यता के संदर्भ में सही नहीं है। तो इसका जो ऑप्शन बी है वो सही हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
विधानसभा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 172 के अंतर्गत इसका कार्यकाल जो 5 वर्ष निर्धारित किया गया है। और दूसरा कथन है, संसद द्वारा आपातकाल में इसका कार्यकाल एक बार में 6 माह बढ़ाया जा सकता है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है? भारतीय संविधान के अनुच्छेद 172 के अंतर्गत राज्य विधानसभा का कार्यकाल जो 5 वर्ष निर्धारित किया गया है, तो इसका जो कथन एक है वो सही हो जाएगा। ओके। और इस निश्चित समय से पूर्व ही राज्यपाल जो विधानसभा को भंग कर सकता है। आपातकाल की स्थिति में संघीय संसद जो कानून बनाकर किसी राज्य विधानसभा की अवधि जो अधिक से अधिक एक समय में 1 वर्ष के लिए बढ़ा सकती है, ना कि 6 माह के लिए। तो इसका जो कथन दो है वो गलत हो जाएगा। तो इसमें केवल एक सही है, तो इसका जो ऑप्शन डी है वो सही हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, संविधान का अनुच्छेद 171 जो किसी राज्य में विधान परिषद के उत्साधन या सृजन का प्रावधान करता है। और दूसरा कथन है, विधान परिषद के निर्माण व समाप्ति के संदर्भ में अंतिम निर्णय लेने का अधिकार संसद के पास होता है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है? संविधान का अनुच्छेद 169 जो है वो किसी राज्य में विधान परिषद के उत्साधन या सृजन का प्रावधान करता है, ना कि अनुच्छेद 71। अनुच्छेद 71 जो है वो विधान परिषद की संरचना से जुड़ा हुआ है, तो इसका जो कथन एक है वो गलत हो जाएगा इसमें। ओके। और विधान परिषद के निर्माण व समाप्ति के संदर्भ में अंतिम निर्णय लेने का अधिकार जो संसद के पास होता है, तो इसका जो कथन दो है वो सही हो जाएगा। तो इसमें केवल दो सही है, तो इसका जो ऑप्शन ए है वो सही हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विधान परिषद के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, इसके कुछ सदस्यों का निर्वाचन जो प्रत्यक्ष चुनाव द्वारा की होता है। और दूसरा कथन है, इसकी कुल सदस्य संख्या के 1/12 सदस्य जो राज्यपाल द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है? विधान परिषद के कुल सदस्य संख्या का 1/6 सदस्य जो है राज्यपाल द्वारा मनोनीत किया जाता है, न कि 1/12 सदस्यों को। तो इसका जो कथन होगा वो गलत हो जाएगा इसमें। ओके। और इसके कुछ सदस्यों का निर्वाचन जो अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के आधार पर एकल संक्रमणी गुप्त मतदान द्वारा किया जाता है, न कि प्रत्यक्ष चुनाव द्वारा। तो इसका जो कथन एक है वो भी सही गलत हो जाएगा। तो इसमें दोनों कथन जो विधान परिषद के संदर्भ में गलत है, तो इसका जो ऑप्शन सी है वो सही हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी राज्य की विधान परिषद का सदस्य बनने हेतु आधारित न्यूनतम आयु सीमा है। किसी राज्य की विधान परिषद का सदस्य बनने हेतु निर्धारित न्यूनतम आयु सीमा जो 30 वर्ष है, तो इसका जो ऑप्शन सी है वो सही हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य विधायिका के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, संविधान संशोधन विधेयक के संदर्भ में विधान परिषद को विधानसभा के समान अधिकार प्राप्त है। और दूसरा कथन है, विधान परिषद किसी भी विधेयक को अधिकतम 14 दिन तक ही रोक सकती है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है? विधान परिषद किसी भी विधेयक को अधिकतम 4 माह तक ही रोक सकती है, ना कि 14 दिन तक। ओके। 4 माह तक जो विधान परिषद किसी विधेयक को अधिकतम रोक सकती है, तो इसका जो कथन दो है वो गलत हो जाएगा इसमें। ओके। और संविधान संशोधन विधेयक के संदर्भ में विधान परिषद को कोई अधिकार प्राप्त नहीं है, तो इसका जो कथन एक है वो भी गलत हो जाएगा। तो इसमें दोनों कथन जो सही नहीं है राज्य विधायिका के संदर्भ में, तो इसका जो ऑप्शन सी है वो सही हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, विधान परिषद के सभापति का चुनाव परिषद के सदस्यों के बीच से ही किया जाता है। और दूसरा कथन है, राज्यसभा में देश के सभी राज्यों का प्रतिनिधित्व होता है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है? देश का उपराष्ट्रपति जो सभापति के रूप में राज्यसभा की कार्यवाही का संचालन करता है, जबकि विधान परिषद के सभापति का चुनाव जो परिषद के सदस्यों के बीच से ही किया जाता है। तो इसका जो कथन एक है वो सही हो जाएगा इसमें। ओके। और राज्यसभा में देश के सभी राज्यों का प्रतिनिधित्व होता है, तो इसका जो कथन दो है वो भी सही हो जाएगा। तो इसमें दोनों कथन जो सही है, तो इसका जो ऑप्शन डी है वो सही हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। सूची 1 में राज्य और सूची 2 में विधानसभा की सदस्य संख्या। विधानसभा सदस्य संख्या। ओके। उड़ीसा। उड़ीसा राज्य में विधानसभा की सदस्यों की संख्या जो 147 है, तो इसका जो ए है वो 4 से सुमेलित हो जाएगा। पंजाब राज्य में विधानसभा के सदस्यों की संख्या जो 117 है, तो इसका बी का 1 से सुमेलित हो जाएगा। बी का 1 से सुमेलित हो जाएगा। और तेलंगाना राज्य में विधानसभा के सदस्यों की संख्या जो है 119 है। तेलंगाना में विधानसभा के सदस्यों की संख्या जो है 119 है, तो इसका सी का
2 से सम्मिलित हो जाएगा। और उत्तराखंड में विधानसभा सदस्यों की संख्या जो वो 70 है, तो इसका डी का 3 से सम्मिलित हो जाएगा। तो इसमें 4 1 2 3, 4 1 2 3, तो इसमें बी द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित राज्यों को उनकी विधानसभा सदस्य संख्या के अनुसार बढ़ते क्रम में व्यवस्थित कीजिए। पहला केरल, दूसरा असम, तीसरा गुजरात और चौथा आंध्र प्रदेश। असम में विधानसभा सदस्यों की संख्या जो है वो असम में 126 है। असम में 126 है असम में। ओके, केरल में जो है वो विधानसभा सदस्यों की संख्या जो है 140 है। और आंध्र प्रदेश में विधानसभा सदस्यों की संख्या जो है वो 175 है। 175 है। और गुजरात में 182 है। तो इस प्रकार इसमें बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित करना है। सबसे कम जो असम में, फिर केरल में, फिर आंध्र प्रदेश में, फिर गुजरात में। तो इस प्रकार 2 1 4 3, 2 1 4 3, तो इसमें जो ऑप्शन है वो सही हो जाएगा इसमें। ओके, और उत्तर प्रदेश में, यूपी में विधानसभा के सदस्यों की संख्या जो 403 है। ओके, 403। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए। सूची 1 में भारतीय संविधान के प्रमुख अनुच्छेद और सूची 2 में विषय। अनुच्छेद 187, अनुच्छेद 187 का संबंध जो है राज्य विधानमंडल का सचिवालय से है। राज्य विधानमंडल के सचिवालय से जो है अनुच्छेद 187 का संबंध है। तो इस प्रकार 1 2 से सम्मिलित हो जाएगा। और अनुच्छेद 199 में धर्म विधेयक की परिभाषा से संबंधित है। तो इस प्रकार जो ऑप्शन बी है वो 3 से सम्मिलित हो जाएगा। और अनुच्छेद 202 का संबंध जो वार्षिक वृत्ति विवरण से है। तो इस प्रकार सी का 4 से सम्मिलित हो जाएगा। और अनुच्छेद 204 का संबंध जो विनियोग विधेयक से है। तो इस प्रकार डी का 1 से सम्मिलित हो जाएगा। तो इसमें 2 3 4 1, तो इसमें जो ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। आज के इतना ही। अगले नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नेक्स्ट टेस्ट सीरीज लेके आएंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें और इसी प्रकार के वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और इस वीडियो के पीडीएफ के लिए टेलीग्राम या व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लें, जो कि लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। थैंक यू सो मच।